खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड के खटीमा में आयोजित सैनिक सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल तक उनका शानदार स्वागत किया गया। सीएम ने कहा कि जनता का ये विश्वास सरकार को और समर्पण के साथ विकास और जनसेवा के लिए प्रेरित करता है। खटीमा में सैनिक सम्मान समारोह में सीएम ने कहा कि जनता का प्यार हमें सेवा के लिए लगातार प्रेरित करता रहता है। जैसा राजनीतिक क्षेत्र में हम काम करते हैं तो पक्ष भी होता है, प्रतिपक्ष भी होता है, और हमारे प्रतिपक्ष के लोग तब कहते थे कि खटीमा में ये कैंटीन खुल ही नहीं सकती है, कोई मानक ही नहीं है भाइयों बहनों। और सच में ऐसा लगता था कि मैंने कोई ऐसा काम तो नहीं बोला है कि जो आसमान से तारे तोड़ के लाने जैसा हो। और मैं भी संकल्प लेता हूं कि जब तक ये कैंटीन नहीं खुलेगी मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और आज सच में मेरे लिए ये बहुत बड़ा दिन है कि एक जो सपना देखा था, जो संकल्प लिया था, आज वो दिन पूरा हुआ। आज वो संकल्प पूरा हो रहा है। आप सबके आशीर्वाद से आज खटीमा में ये कैंटीन खुल रही है और बहुत शानदार इसका यहाँ पर डिस्प्ले भी है। तो इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आए हैं, मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। लखनऊ से बड़ा बयान सामने आया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 3 राज्यों के चुनाव और असम में कांग्रेस उम्मीदवार के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए विपक्ष पर निशाना साधा है। 3 प्रदेशों में चुनाव है। लोगों से यही अपील है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें। लोकतंत्र की मजबूती के लिए मताधिकार का प्रयोग। हम आसाम में तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। केरल में बहुत ऐतिहासिक प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। पांडिचेरी में हमारी गठबंधन एनडीए की सरकार थी, फिर बनेगी। सर, महिला सशक्तिकरण बिल को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके लिए तो मैं स्वागत भी करता हूं, बधाई भी देता हूं। और मोदी है तो मुमकिन है। महिला को मतलब संसद में और विधानसभाओं में आरक्षण का कानून भी बनाया गया। अब उसके इम्प्लीमेंट की जो तैयारी हुई है उससे देश की आधी आबादी में खुशी की लहर है। और इसको लेकर के पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से उनको धन्यवाद देता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में कार्य हो रहे हैं ये एक मील का पत्थर साबित होगा। असम में कांग्रेस के प्रत्याशी सीट छोड़ करके भाग रहे हैं सर चुनाव में। कांग्रेस पूरा देश छोड़ के न भाग जाए, ये देखते रहिए। नितिन नवीन जी कह रहे हैं सर प्रचंड बहुमत से जीत होगी। हाँ, निश्चित तौर से आसाम में बहुत बड़े बहुमत से जीतने जा रहे हैं। और केरल और तमिलनाडु में भी हम लोग शानदार प्रदर्शन करेंगे। और पश्चिम बंगाल में इस बार टीएमसी जा रही, बीजेपी आ रही। सर, प्रधानमंत्री जी ने पत्र लिखा है महिला आरक्षण को लेकर। माननीय प्रधानमंत्री जी महिला सशक्तिकरण के लिए जितना काम किए हैं, इतना काम इतिहास में वर्तमान में तो वही हैं, लेकिन भविष्य में भी शायद कोई इतना कर पावे। उन्होंने महिला सशक्तिकरण की दिशा में सबसे अधिक काम किया है। और लखनऊ से एक और बड़ा बयान सामने आया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 3 राज्यों के चुनाव और असम में कांग्रेस उम्मीदवार के इस्तीफे पर विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रचंड बहुमत के साथ जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी और एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में है। और हम देख रहे हैं चाहे आसाम हो या अन्य क्षेत्रों में जहां पुडुचेरी जहां चुनाव चल रहा है, हर जगह एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी आगे बढ़ रहे हैं। असम में कांग्रेस के जो प्रत्याशी वो सीट छोड़ के भाग गए। देखिए, कांग्रेस हमेशा पलायनवादी है। वो जनता को फेस नहीं कर सकती। वो शॉर्टकट से सत्ता हासिल करना चाहते हैं। जनता ने कांग्रेस को पूरे देश से नकार दिया है। नितिन नवीन जी कह रहे हैं सभी सीटों भी जीतेंगे। हाँ, प्रचंड बहुमत के साथ पूरी लहर चल रही है आसाम में भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की। और लखनऊ से एक और बयान सामने आया है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बताया कि लीगल सेल की बैठक में अभिषेक मनु सिंघवी और सलमान खुर्शीद शामिल होंगे। सबसे बड़े लायरों में है अभिषेक मनु सिंघवी जी, वो आ रहे हैं, सलमान खुर्शीद साहब आ रहे हैं, और उसमें तमाम वरिष्ठ जो हमारे प्रभारी जी और सभी लोग आ रहे हैं। निश्चित तौर से एक बड़ा कार्यक्रम उस दिन होने जा रहा है जिसमें पूरे प्रदेश के लॉयर्स रहेंगे और जो एक पूरे प्रदेश के अंदर हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मजबूती से खड़े हैं, जो उनके साथ कंधे से कंधा मिला खड़े हैं, उस दिन 11 तारीख का कार्यक्रम हमारे महात्मा गांधी सभागार कैसरबाग में होने जा रहा है। निश्चित तीनों जगह हमारी सरकार बन रही है। ये साबित कर रहा है कि असम में जिस प्रकार से वहाँ पर ये खरीद फरोख्त कर रहे हैं और जिस तरीके से वहाँ के चीफ मिनिस्टर उल जलूल भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान कर रहे हैं, हमारे
राष्ट्रीय चेयरमैन जो हमारे कवन खेड़ा जी के बारे में बोला, हमारे नेता राहुल जी के बारे में बोला, तो ये सारी चीज़ जनता देख रही है और निश्चित वहाँ कांग्रेस सरकार बन रही है, हमारी केरल में सरकार बन रही है, पौंडीचेरी में बन रही है। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी नवीन का राजनीतिक कितना दिन का भविष्य है और वो केवल और केवल भाजपा के टूल्स बन के रह गए हैं। मुझे लगता है कि हमारी सरकार बनेगी और ये केवल दिखावटी लोग हैं। खबर मुरादाबाद से है। एआईएमआईएम के प्रवक्ता शादाब चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर समाजवादी पार्टी ने काम किया ही नहीं है। साथ ही ऐलान किया कि एआईएमआईएम पंचायत और 2027 विधानसभा चुनाव पूरे दमखम से लड़ेगी और समाज के हक की लड़ाई जारी रखेगी। मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने जब कहा तो बैरिस्टर ओवैसी साहब उनके प्रचार के लिए गए, उनके लिए कैंपेन किया और ये बात बहुत ही स्पष्ट संकेत है कि पूरे देश भर में जहां जहां भी वंचित पीड़ित शोषितों की बात आएगी, चाहे वो किसी भी धर्म जाति संप्रदाय के होंगे, बैरिस्टर ओवैसी साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां पर खड़ी रहेगी। उत्तर प्रदेश में भी शौकत साहब के नेतृत्व में हम लोग लगातार कार्यक्रम चला रहे हैं। देखिए, मौलाना सालिम साहब के ताल्लुक से जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब जो मौजूदा विधायक हैं, वो लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क किया और उन्होंने हमारे यूपी के प्रेसिडेंट शौकत साहब से संपर्क किया और बहराइच के अंदर वहां पर हमारी टीम खड़ी थी, लीगल टीम खड़ी थी, उनके परिवार के साथ खड़े थे। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन जो लोग सवाल कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी कहां खड़ी है? चलिए, बीजेपी तो कार्रवाई करना चाहती है। जो हमारे वोट पर सियासी डकैती डालते आए हैं, एक गिरोह है सपा और कांग्रेस नाम का, जो मुसलमानों के वोट पर डकैती डालने का काम करता है। लखीमपुर खीरी जिले के दुधवा टाइगर रिजर्व की वन रेंज भीरा में बड़ी संख्या में गिद्धों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। और वही गिद्धों के मौत के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। भीरा क्षेत्र के सिमरिया गांव में 2 दिन पहले करीब 25 गिद्धों की मौत के मामले में अब प्रदेश के वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने गंभीरता से इस मामले को लिया और मौके का निरीक्षण भी वो कर सकते हैं, इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। इस घटना के बाद वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की थी। वन विभाग ने 5 गंभीर रूप से बीमार गिद्धों को रेस्क्यू कर उपचार के लिए भेजा है। शुरुआती जांच में आशंका ये जताई जा रही है कि जहरीला मांस खाने से इन गिद्धों की मौत हुई है। इस पूरे मामले को प्रदेश के वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना के संभावित दौरे को लेकर वन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। अधिकारी मौके पर तैयारियों में जुटे हुए हैं। फिलहाल वन विभाग पूरे मामले की गहन जांच कर रहा है और मौत की असली कारणों का पता लगाने में जुटा हुआ है। कुछ और खबरों की तरफ रुख करेंगे। झांसी से एक और बड़ा बयान सामने आया है। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद एबाद ने कहा कि ईरान का संघर्ष हक की लड़ाई है और दुनिया का मुसलमान अमन चाहता है। इस वक्त मौजूद हैं हम लखनऊ से तशरीफ लाए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जनाब एबाद साहब के साथ। हम उनसे जानना चाहेंगे कि ईरान की जंग को लेकर जिस तरीके से 12 दिन का सीज फायर हुआ है, उनका कहना क्या है। देखिए, हमने देखा है 1400 साल पहले भी करबला में हक हमेशा जीतता है और जो हक पर लोग होते हैं, चाहे वो कोई मुल्क हो चाहे इंसान हो, खामनाई साहब और पूरे ईरानियों ने दिखा दिया कि इंसाफ की लड़ाई जो तमाम मसलक और तमाम धर्म के लोग कहते हैं कि हक पर रहना चाहिए, हक पे रहना चाहिए। जिस तरह से अमेरिका पूरे दुनिया में दादागिरी करना चाहता है और उसकी दादागिरी का अगर किसी ने जवाब दिया है 40 साल से, तो ईरान ने दिया है। और इसीलिए खामनाई साहब और ईरान अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा था। अमेरिका और इजराइल ने जिस तरह से ईरान पर हमला किया, शहादतें हुई, उससे जब पलटवार ईरान ने किया और उस तो तमाम मिडिल ईस्ट, क्या अमेरिका और इजराइल हिल गए। पूरी दुनिया ने देखा हक कैसे लड़ता है, हक कैसे जीतता है। इसलिए जो तमाम लोग हकपरस्त लोग हैं, मैं उनको मुबारकबाद दूंगा कि ईरान की ये जीत सिर्फ ईरान की जीत नहीं, ईरान के एक एक अवाम की जीत है। तो ये थे हमारे साथ मोहम्मद एबाद साहब जो लखनऊ से तशरीफ लाए, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, यहाँ तक कि अखिलेश यादव के भी खास माने जाते हैं। उन्होंने कहा है कि इस्लाम कहता है, दीन कहता है, करबला ये कहती है कि हम दुश्मन के अगर हमसे माफी मांग रहा है तो हम उसको माफ करें। अब देखना ये होगा कि क्या 12 दिन का सीज फायर सफल होता है, कामयाब होता है या नहीं। कैमरा पर्सन कराम कुरैशी के साथ सुल्तान आब्दी, मुंसिफ टीवी झांसी।
सीतापुर से बड़ी खबर है। समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक में जिलाध्यक्ष छत्रपाल यादव ने मिशन 2027 पर फोकस करते हुए कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर जनहित योजनाएं बताने को कहा है। बैठक में कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे और मौजूदा सरकार पर निशाना साधा गया। जिला कार्यालय पे हुई उस कार्यक्रम में हमारे सम्मानित विधायक अनिल वर्मा जी, पूर्व विधायकगण और समाजवादी पार्टी जिले के सभी पदाधिकारीगण और विधानसभा अध्यक्ष लोग सब उपस्थित थे और उसमें संगठन को मजबूत करने के लिए, गति देने के लिए चर्चा की गई। विधानसभा वार संगठन को सक्रिय करने के लिए कहा गया है। सभी अपने विधानसभा अध्यक्ष और प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सभी मासिक बैठक करें और 2027 की तैयारी के लिए भी सबसे कहा गया है कि 2027 में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सब जनता उब चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की सरकार है। उसके बावजूद भी हमारे प्रदेश में कोई भी काम जनता के नहीं हो रहे हैं। वाराणसी के चौबेपुर इलाके में अवैध खनन के आरोप को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उस ऑडियो में कथित तौर पर थाना प्रभारी एसएचओ और एक पत्रकार के बीच बातचीत सुनाई दे रही है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले का संज्ञान में आते ही इस पर निष्पक्ष जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पुलिस टीम अब खनन अधिकारियों के साथ मिलकर एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करेगी ताकि वायरल ऑडियो की सच्चाई और उसमें लगाए गए आरोपों की पुष्टि की जा सके। अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि ऑडियो में सामने आए मध्यस्थ राघवेंद्र समेत सभी संदिग्धों की भूमिका की गहनता से जांच की जाएगी और पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर संबंधित दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऑडियो संज्ञान में है जिसमें एसएचओ चौबेपुर और एक पत्रकार जी उन पत्रकार महोदय उनके बीच वार्ता हो रही है जिसमें खनन के संबंध में आरोप लगाया जा रहा है। उस विषय में हम मेरे द्वारा जो भी ये आरोप लगाया जाए उसकी जांच हम लोग करवा रहे हैं और ज्वाइंट जांच करवाएंगे खनन अधिकारी साहब से मिलके और हमारी जो पुलिस टीम है इसकी जांच करके तथ्यों को सामने लाएगी। जो भी जी इसमें जो भी नाम आ रहे हैं जिन भी व्यक्तियों के नाम आ रहे हैं उनका भी रोल की हम जांच करेंगे कि क्या इनका रोल है और क्या तथ्य है, क्योंकि अभी ऑडियो ही है। अब जो भी एक एविडेंस प्रोड्यूस किया जाएगा उस हिसाब से हम लोग जांच करके कार्रवाई।